नमस्कार साथियों, एस टीवी हिंदी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं पवन कुमार ईश्वर आज आपके लिए लेके आया हूं स्वरवर्ण और अयवाह में क्या संबंध है, उनमें क्या अंतर है, उनकी क्या परिभाषा है, क्या अयवाह की भी मात्रा होती है। अच्छा, अयवाह की क्या परिभाषा होती है, स्वर और व्यंजन के बीच ही वर्णमाला में अयवाह को क्यों रखा जाता है, इन सभी सवालों पर करेंगे विचार। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्विज का सेक्शन तो रहेगा ही, तो उसको भी देखना मत भूलिए और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आप दे पाएंगे क्विज के सवालों का जवाब। तो कहीं मत जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर के दीजिए सवालों के जवाब। और आइए आज फिर कुछ नया सीख लेते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बार पिछली क्लास में जो बातचीत हुई है उसका रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने देवनागरी वर्णमाला की बात की थी। उसमें हमने बताया था कि स्वर की संख्या 11 है, अयवाह की संख्या 2 है और कुल व्यंजन 39 हैं। व्यंजन के 3 भेद मुख्यतः हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इन तीनों को मिलाकर के कुल जो ये परंपरागत व्यंजन जो हो जाते हैं वो 33 हो जाते हैं। इसे हम मूल व्यंजन भी कहते हैं और संस्कृत व्यंजन भी कहते हैं। इसके अलावा हिंदी का मूल व्यंजन अड़, अढ़, जिसे अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं और इसके अलावा इसे हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो कुल व्यंजन जो हमारे हो जाते हैं वो हो जाते हैं 35। इसके अलावा हिंदी वर्णमाला में परंपरा से 4 और व्यंजनों को लिखने की परंपरा रही है। उन व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इन्हें मिला दिया जाए तो कुल जो व्यंजन हो जाते हैं वो 39 हो जाते हैं। 35 और 4 39। इस तरह से हम देखें तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। इसको यहां से भी जोड़ लीजिए, यहां से भी जोड़ लीजिए तो आपको 52 प्राप्त हो जाएगा। यहां तक बातचीत हो गई थी। अब हम आगे की बातचीत में स्वर और अयवाह के बारे में आज जान लेते हैं। पहले स्वर की परिभाषा जान लेते हैं। जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख विवर से निकलती है वे ध्वनियां स्वर वर्ण कहलाती हैं। यानी स्वर वर्ण के उच्चारण में मुख से जब उच्चारण होता है स्वर वर्ण का तो हवा में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती है, बिना किसी रुकावट के वह निकल जाती है। स्वर की मात्रा, सभी स्वर वर्ण की अपनी मात्रा होती है। व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप मिलता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। अपवाद अ, अपवाद यानी कि अ एक ऐसा स्वर वर्ण है जिसकी मात्रा नहीं होती है, बाकी जितने भी स्वर वर्ण हैं उनकी मात्रा होती है। स्वर प्लस आगत स्वर, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 11 स्वर हैं और एक आगत स्वर भी है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, और अ। अब इनकी मात्राएं देख लेते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं है इसलिए कट का निशान है। इन सब की आप मात्रा को ध्यान से देख लीजिए और प्लस लगा करके मैंने लिखा है अ की मात्रा। जैसे बॉल बोलते हैं, बॉल, कॉल, तो ये आ और ओ के बीच की ये ध्वनि है अ। इसके बाद अयवाह के बारे में जान लेते हैं और उसकी परिभाषा भी जान लेते हैं। वैसे अनुनासिक व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख विवर से स्वर ध्वनि पहले निकलती है अयवाह कहलाती है। अयवाह को आप समझ लीजिए, अयवाह एक ऐसा चीज है जिसके बारे में कभी कोई शिक्षक नहीं बताता, क्योंकि किसी किताब में भी ढंग से नहीं दिया गया है। इसकी परिभाषा भी मैंने खुद से बनाई है इसके गुणों के आधार पर। तो वैसे अनुनासिक व्यंजन, अब अनुनासिक व्यंजन कौन कौन है? अंग, य, ण, न, म, ये 5 अनुनासिक व्यंजन हैं। तो ये अंग और अह जो है, अनुस्वार और विसर्ग जो है, वह भी अनुनासिक व्यंजन का ही एक रूप है। और बचपन में जो हम लोगों ने पढ़ा था इसको स्वर पढ़ा था, बाद में ये पता चला कि ये स्वर नहीं व्यंजन है और अनुनासिक व्यंजन का एक रूप है।
अयवाह की मात्रा, सभी अयवाह की अपनी मात्रा होती है, जैसे सभी स्वर की मात्रा होती है उसी तरह से सभी अयवाह की अपनी मात्रा होती है। व्यंजन के साथ अयवाह का जो रूप मिलता है उसे अयवाह की मात्रा कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसकी मात्रा। अयवाह, अंग और अह। अंग को कहते हैं अनुसार और उसके बाद कहते हैं अह को कहते हैं विसर्ग। अनुस्वार को शिरो बिंदु भी कहते हैं। अब इसकी मात्राएं आप आइए अयवाह के महत्वपूर्ण पक्षों को जान लेते हैं। शिरो बिंदु या अनुस्वार, इसको कहते हैं अंग, और विसर्ग अह, ये दोनों वर्ण अपने अलगपन के कारण अयवाह कहलाते हैं। अयवाह का शाब्दिक अर्थ भी असंबद्धता या अलगपन है। यानी अयवाह का अगर डिक्शनरी में अर्थ देखिए तो उसका अर्थ होता है असंबद्धता, अयुक्तता या साधारण शब्दों में अलगपन। इसी अलगपन के कारण इसको अयवाह कहा गया। अब क्यों कहा गया, देखिए क्या अलगपन है। इसका अलगपन अन्य व्यंजनों से इस अर्थ में है कि स्वर इनके पहले आता है जबकि अन्य व्यंजनों के पीछे। जैसे हम बोलते हैं क, तो अ बाद में आ रहा है, स्वर बाद में आ रहा है। का, आ बाद में आ रहा है। ग, अ बाद में आ रहा है। लेकिन जैसे अंग, अह, तो अंग में अ पहले आ रहा है, अह में भी अ पहले आ रहा है। तो ये अयवाह भी है व्यंजन, लेकिन सभी व्यंजनों में स्वर बाद में आता है और जबकि इसमें स्वर उच्चारण में पहले आ जाता है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि अयवाह स्वरारंभ व्यंजन है जबकि अन्य व्यंजन स्वरांत व्यंजन है। अयवाह को आप कह सकते हैं स्वरारंभ, यानी स्वर से आरंभ होने वाला, जबकि दूसरे व्यंजन जो है उनको हम कह सकते हैं स्वरांत व्यंजन, जो स्वर से जिनका अंत होता है वैसे व्यंजन। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है कि जब हम वर्णमाला पिछली क्लास में पढ़ा रहे थे तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के मध्य में ही, बीच में ही अयवाह को क्यों लिखा जाता है, ऊपर या नीचे क्यों नहीं लिखा जाता। तो इसका उत्तर है वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है, वहीं अयवाह स्वर और व्यंजन के मध्य की ध्वनि है, इसलिए इसे वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के मध्य रखा जाता है। इसका अर्थ आप क्या समझ रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम बोलते हैं तो जो स्वर का उच्चारण है और जो व्यंजन का उच्चारण है तो उसके मध्य की ध्वनि है, इसलिए इसको स्वर और व्यंजन के बीच में स्थान दिया जाता है। यानी इनके उच्चारण में जैसे व्यंजन का अभी तो बताया नहीं, व्यंजन की परिभाषा जब बताएंगे तो उसके उच्चारण में हवा रुकावट के साथ आती है और जबकि स्वर में हवा जो मुख विवर से निकलती है वह बिना किसी रुकावट के निकलती है। तो इसमें क्या है, ये इसकी ध्वनि, अयवाह की जो ध्वनि निकलती है उसमें थोड़ी रुकावट है भी और व्यंजन की इतना नहीं भी है रुकावट, यही मूल अंतर है और इसीलिए इसको वर्णमाला में बीच में रखा जाता है, बीच की ध्वनि होने के कारण। अब देखिए, अब 12 खड़ी आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, लेकिन 12 खड़ी में जो 12 मात्राएं आती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अब ये अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ, इस तरह से 11 स्वर और 2 अयवाह, 13। तो इसका नाम होना चाहिए था 13 खड़ी। और अगर आगत स्वर को ऐड कर लिया जाए जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानती है तो 13 खड़ी की जगह या 14 खड़ी हो जाएगा। लेकिन परंपरा से हम 12 खड़ी ही पढ़ते आए हैं। और एक री जो है, अब देखिए री के नीचे कुछ भी नहीं है, यहां खाली स्थान है, री के नीचे यहां पे खाली स्थान है। री की कहानी अलग है, वो अभी बताते हैं। अब इन सब की मात्राएं आपने देख ली, अब इनको आप क की 12 खड़ी देख लीजिए। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह। अब यहां पे री को लगा करके क्री, ये 12 खड़ी में क्यों नहीं है,
तो आपने देखा होगा शुरू से लेकर के पिछले वीडियो से लेकर इस वीडियो तक में जितनी बार भी मैंने स्वर को लिखा है, री को हमेशा ब्रैकेट में क्लोज किया है। ब्रैकेट में इसलिए क्लोज किया है कि री को उच्चारण की दृष्टि से हम स्वर नहीं मान सकते, क्योंकि री का जो उच्चारण है वो ये है, री का उच्चारण ये है, तो इस दृष्टि से ये व्यंजन होना चाहिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है, कोई अगर आपसे पूछे कि री का उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है, फिर भी इसको स्वरों के साथ क्यों रखा जाता है, तो आप जवाब देंगे इसको स्वरों के साथ इसलिए रखा जाता है क्योंकि स्वर का एक विशेष गुण है। हमने पढ़ा था पहले कि सभी स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं, जबकि व्यंजन की मात्रा नहीं होती, और इसी गुण के कारण री की चूंकि अपनी एक मात्रा है, इसी गुण के कारण इसको स्वरों के साथ रखा जाता है। नहीं तो ध्वनिगत दृष्टि से ध्वनि का अध्ययन हम करें तो री स्वर नहीं है। तो इस हिसाब से जो आपके मूल स्वर हैं और ध्वनिगत रूप से स्वर अगर कोई पूछे तो ध्वनिगत रूप से आपके 10 स्वर ही ठहरते हैं, और एक आगत स्वर को जोड़ लेंगे तो फिर 11 हो जाएगा। लेकिन अभी 11 स्वर है जिसमें डी ध्वनिगत रूप से स्वर नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी मात्रा है इसलिए इसको स्वरों के साथ रखा जाता है। साथियों, जिन वर्णों की मात्राएं होती हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए अ के बारे में जानते हैं जिसकी मात्रा नहीं होती। अपवाद अ के महत्वपूर्ण पक्ष, सभी व्यंजन वर्णों के लिपि चिन्हों में अ स्वर अंतर्निहित रहता है, जैसे क में क, हलंत और अ शामिल होता है। ये जो क के नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। हल चिन्ह को हलंत भी कहते हैं। जब स्वरहीन व्यंजन का प्रयोग करना हो तो उसके नीचे हल चिन्ह, ये इस तरह का साइन देख रहे होंगे, लगाया जाता है। इस हल चिन्ह को हलंत भी कहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको लिखने में दोष रह जाता है, उनको मैंने बड़े फॉन्ट में लिख दिया है, एक बार देख लें। अ, री, ख, छ, झ, ण, ध, भ, ल, श, क्ष। इनके पुराने रूप पहले प्रचलित थे, इसलिए पिछली पीढ़ी के लोगों ने उसको लिखना सीखा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी के लोग को वही चीज सिखा देते हैं, जिसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय अब मानक नहीं मानता। तो अगर कोई विद्यार्थी इससे अलग रूप लिखता है तो उसको सुधार ले। उसके अलावा पिछले जो हमारा वीडियो था, पिछले वीडियो में जो सवाल पूछे गए थे उसका उत्तर जान लीजिए। एनसीईआरटी के हिसाब से 3 जो हैं आज ऑफ ये आगत वर्ण हैं, और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के हिसाब से आ, क, ख, ग, ज, फ ये 6 आगत वर्ण हैं। और इस बार का क्विज, 12वां स्वर किसे माना जा सकता है? 12 खरी में कौन सा स्वर शामिल नहीं होता? 12 खरी में कुल कितने वर्ण होते हैं? इन 3 सवालों के जवाब दीजिए फटाफट। और कुछ बच्चे जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया उनके नाम हैं अंकित, दक्ष, आदित्य, अमन झा, महक रावत और अदिति बेनीवाल। इन सबको खूब सारा प्यार, आशीर्वाद और धन्यवाद, साधुवाद। इसी तरह भाग लेते रहिए और इसी तरह जीवन में अव्वल बने रहिए। जिन जिन बच्चों के नाम ले रहा हूं यह कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप जब इस वीडियो को 10 साल बाद भी देखेंगे मेरे चैनल पर जाकर के, तो आप सभी बच्चों के नाम यहाँ सुरक्षित होंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जवाब दीजिए। अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।